हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम आपके एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 1, दैट इज योर बेसिक्स। बेसिक्स के अंदर जहां मैंने आपको कुछ थ्योरी रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, साथ में आपको मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़ाए थे, फ्रेमवर्क्स। इससे रिलेटेड थ्योरी जो भी है, जो भी एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपके सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी, इधर उधर एमसीक्यू बैंक वगैरह के सारे क्वेश्चंस यहां पर कवर्ड है इस पीडीएफ के अंदर। तो ये आपको मैं एमसीक्यू कराने वाला हूं, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सोच के सॉल्व करेंगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं उस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अपने मार्क्स आप चेक कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो। ओके, यस भैया। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों। The revenue and expenses of a company are displayed in which statement? बच्चों, रेवेन्यू यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे ऑफ अ कंपनी आप किस स्टेटमेंट के अंदर इसको दिखाते हो? बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दिखाते हो, इनकम स्टेटमेंट के अंदर दिखाते हो, या पीरियोडिसिटी? ये क्या होता है? ये तो एक प्रिंसिपल का नाम है, तो ये तो आंसर नहीं है। इन तीनों में से क्या है आंसर? तो सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस और नो? फटाफट से बताओ, यस और नो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? बोलो। यस भैया। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बच्चों मेन पर्पस क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? मेन पर्पस क्या है? तो मेन पर्पस के बारे में तो सोचेंगे। सबसे पहले देखते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग क्यों किया जाता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द टारगेट, व्हाट इज वेयर वी वांट टू हिट? क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग? तो फटाफट से एक बार देखो। मे बी एग्जाम में इंटर लेवल पे थ्योरी क्वेश्चन आ जाए, फाउंडेशन लेवल पे तो नहीं ऑब्वियसली, पर इंटर लेवल पे। To keep systematic complete record of financial transaction in the books of accounts according to specified principle rules to avoid possibility of omission and fraud. Systematic records maintain करना पहला ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। दूसरा, प्रॉफिट एसरटेन करना या फिर लॉस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड विच फर्दर हेल्प इन नोइंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। सेकेंड पर्पस है प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करना ताकि अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सके, पता लगा सके हमारा बिजनेस कैसा है। ओके। तीसरा, टू एसरटेन करना फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय मींस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट शोज एसेट ऑन वन साइड, लायबिलिटी ऑन अदर साइड। हमारे बिजनेस की आज फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है? आपके बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज को देखकर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखकर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी परफॉर्मेंस बताता है और बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो अगर आप चाहो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, एमसीक्यू में आ सकता है कि फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है, बैलेंस शीट चेक कर लो। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जाननी है, पीएनएल अकाउंट चेक कर लो। आपको आपके बिजनेस का डेटा समझ में आ जाएगा। टू प्रोवाइड यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर लाइक ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, बैंक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट अथॉरिटी एक्सेट्रा हु एनालाइज देम एज पर देयर रिक्वायरमेंट। फाइनली पूरी अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं? ताकि लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाकर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सके। कौन है यूजर्स? बिजनेस का ओनर, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है बिजनेस में, बिजनेस के मालिक, बिजनेस के क्रेडिटर जिन्होंने हमको उधार में सामान दिया है, गवर्नमेंट, बैंक्स जिन्होंने हमको लोन दिया होगा। ये सब लोगों को जानना है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा होगा तो आप हमारे पैसे कैसे दोगे? हमको टैक्स कैसे पे करोगे? गवर्नमेंट बोल रही है हमको आप टैक्स कैसे दोगे, क्रेडिटर बोल रहा है आप हमको पैसे कैसे दोगे। दूसरा, बैलेंस शीट में आपके पास कैश है कि नहीं है? आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है पर आपका बिजनेस कैश क्रंच में है, पैसे कैसे दोगे? समझ रहे हो?
तुमको पता है, तुमको पता है क्रेडिट कार्ड वाले जो बैंक वाले जो क्रेडिट कार्ड इश्यू करते हैं, किस बेसिस पे इश्यू करते हैं? किस बेसिस पे? आपके इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पे आप वहां कितना प्रॉफिट दिखा रहे हो। आपको पता है अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड में 30% से ज्यादा लिमिट यूटिलाइज करते हो तो आपका सिबिल स्कोर नेगेटिवली इफेक्ट होता है। क्यों पता है? क्योंकि अगर 10,000 की लिमिट मिली है और अगर आप 3,000 से ज्यादा खर्च कर दिए, बैंक बोल रही है आप तो आपके पास कैश की कमी है क्या? आप क्रेडिट कार्ड इतना यूज क्यों कर रहे हो? आप क्रेडिट कार्ड इतना यूज क्यों कर रहे हो? आपके पास कैश की कमी है क्या? आप कैश क्रंच में हो क्या? आपके सिविल स्कोर को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। सिविल स्कोर नेगेटिवली इंपैक्ट होगा मतलब आपको लोन महंगे में मिलेगा फ्यूचर में। तो कैश रिच बिजनेस होना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, जो कि डिसीजन मेकिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। बच्चों इसके ऊपर एक एमसीक्यू आएगा फ्यूचर में, ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ लो ना। पॉइंट नंबर 5 पढ़ लो, पीवाईक्यू के अंदर है एक एमसीक्यू इसके ऊपर आएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डेटा प्रोवाइड करती है फॉर डिसीजन मेकिंग, बजटिंग और फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डेटा प्रोवाइड करती है फॉर डिसीजन मेकिंग, बजटिंग और फोरकास्टिंग। बस देख लो इस लाइन को, जब एमसीक्यू आएगा तो अपने आप बन जाएगा आपको। और नेक्स्ट है बच्चों, टू प्रिवेंट फ्रॉड बाय मेंटेनिंग रेगुलर सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और बिजनेस में फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, आपके पास सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स हैं, आपके पास हर चीज का हिसाब है, तो फ्रॉड वगैरह से आप बचा सकते हो। तो दीज आर द 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, अब देखो एमसीक्यू क्या बोल रहा था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया, मेन फंडा क्या है, मेन पर्पस क्या है, तो एक बार पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, बिजनेस के मालिक लोगों को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि हमारा बिजनेस कैसा है। मेंटेन करना बैलेंस शीट। बच्चों ये तो हमने पूरे 6 के 6 ऑब्जेक्टिव में कहीं नहीं पढ़ा, ये तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि बैलेंस शीट बनाने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं क्या। नहीं, ये तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। टू मिनिमाइज टैक्सेस, बच्चों टैक्स कम करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं क्या, हमने कहीं पढ़ा है ऐसा कुछ? क्या हमने ऐसा कुछ कहीं पर पढ़ा कि टैक्स कम करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं? मिनिमाइज टैक्सेस ना। टू कीप ट्रैक ऑफ लायबिलिटी, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमने ये जरूर पढ़ा टू कीप ट्रैक ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। हमने क्या पढ़ा? टू कीप ट्रैक ऑन एसेट एंड लायबिलिटी। सिर्फ लायबिलिटी तो हमने नहीं पढ़ा। तो बच्चों सिंपल सिंपल सी बात है ना, ये ना ये नहीं, ये एक आंसर है, क्योंकि ये हमने एक पॉइंट पे पढ़ा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ओके, ठीक है, यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। बोलो। यस, चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों। एक सेकंड ना।
हो गया अपलोड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन। बच्चों अकाउंटिंग किस चीज की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है? कॉस्ट और इनकम ऑन मैनेजर की, ओके, कंपनी के टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर की, ठीक है, और फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन की, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अब एक बार आपको सोचने वाली बात है, यहां पर क्या सोचने वाली बात है कि अकाउंटिंग में क्या कॉस्ट और इनकम ऑफ मैनेजर होती होगी? हाँ होती होगी, होती होगी। मैनेजर, हमारा बिजनेस का जो मैनेजर है, हमारे बिजनेस का जो मैनेजर है, उसकी कॉस्ट और इनकम होती होगी। कंपनी की टैक्स लायबिलिटी, बच्चों कंपनी की जो टैक्स है, जो गवर्नमेंट को पे करना है, वो तो प्रॉफिट से निकलता है, और प्रॉफिट कहां से निकलता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से निकलता है। तो ये भी पता चल जाता होगा अकाउंटिंग से। और तीसरा, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि बैलेंस शीट, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि बैलेंस शीट भी पता चल जाता होगा, पता चल जाता होगा। डी है ऑल ऑफ दीस। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीस? बोलो, क्या इसका आंसर है ऑल ऑफ दीस? फटाफट से बताओ, यस और नो बच्चों। यस। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। बच्चों जो हम एक्सपेंसेस का डिटर्मिनेशन करते हैं पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए, मतलब इस अकाउंटिंग पीरियड के जो खर्चे हम निकालते हैं, वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिविटी ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी तो इस बारे में बात करता है कि जो डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट कर सके। मैचिंग कॉन्सेप्ट और पीरियोडिसिटी, बताओ। expenses for an accounting period, expenses for an accounting period is based on which concept? ये क्या बात हुई? ये थोड़ी ऐसा थोड़ी होता है, एक आंसर बताना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बच्चों, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कम ऑन, मैचिंग कॉन्सेप्ट कि पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के आप वही खर्चे लोगे, वही खर्चे लोगे जो उस पीरियड की इनकम से रिलेटेड है, जो इस पीरियड की इनकम से रिलेटेड है, वही खर्चे आप लोगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। देन अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ। बच्चों अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने में विश्वास नहीं रखता है बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यस, क्योंकि एक प्रिंसिपल है हमारा जो ये कहता है कि हम अकाउंट्स के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि पैसे के टर्म्स में वैल्यू हो सके, जो कि पैसे के टर्म्स में वैल्यू हो सके। बोलो यस और नो, फटाफट से बताओ बच्चों, यस और नो। यस। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर द। प्रोविजन फॉर बैड डेट हम किस प्रिंसिपल के तहत बनाते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट हम किस प्रिंसिपल के तहत बनाते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो बच्चों प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है कि आपके डेटर्स अभी बैड डेट हुए नहीं है, आपके डेटर्स अभी बैड डेट्स हुए नहीं है, पर आपको ऐसा लग रहा है पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपका पहला, आप इतने साल से बिजनेस कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आपके कुछ डेटर्स बैड डेट्स हो जाएंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ डेटर्स बैड डेट हो सकते हैं, तो आप ना अभी से उसके लिए एक प्रोविजन बना के चलते हो। प्रोविजन बना के चलना मतलब कि पहले से मान के चलना कि यार मेरे इतने डेटर तो बैड डेट हो जाएंगे, मेरे इतने डेटर तो बैड डेट हो जाएंगे, और आप पहले से उसको लॉस मान के पीएनएल में डेबिट कर देते हो। आप पहले से उसको लॉस मान के पीएनएल में डेबिट कर देते हो। तो ये कौन सा प्रिंसिपल की बातें चल रही है? एक प्रिंसिपल याद आया मुझे, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, जो बोलता है डोंट प्रोवाइड फॉर एनी एंटिसिपेटेड गेन्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस। क्या आपको भी याद है वो प्रिंसिपल? फटाफट से बताओ, क्या आपको भी वो प्रिंसिपल याद है बच्चों? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म।
यस। तो इसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। क्लियर है? फटाफट से बताओ। बोलो। यस। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, फिक्स एसेट करंट एसेट कैटेगराइज एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ। बच्चों आप एक एसेट को नॉन करंट एसेट और एक एसेट को करंट एसेट किस बेसिस पे बोल रहे हो? क्या है वो प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे आप एक एसेट को बोल सकते हो कि अरे ये तो 12 महीने से कम रहेगा, ये करंट एसेट है। अरे ये तो 12 महीने से ज्यादा रहेगा, ये तो नॉन करंट एसेट है। किस बेसिस पे बोल रहे हो? किस बेसिस पे बोल रहे हो? बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट में, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल और टाइम पीरियड के बेसिस पे? किस बेसिस पे आप बोलते हो? चलो ये तो बहुत बेसिक है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दिए नहीं है कुछ लोग। पिछला आंसर ही दिख रहा है तुम्हारा। आंसर दे दो। ओके, तो सब ने कहा है डी। वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड। डी का उल्टा बी। डी का उल्टा बी। बी है इसका आंसर। अरे ये कैसे हुआ भैया? ये कैसे हुआ? बच्चों आप अपने बिजनेस को एज्यूम करके चलते हो कि ये एक गोइंग कंसर्न है, मतलब इट विल गो अप टू इंफिनिटी। देखो मैं गलत नहीं बोला। खुशी, लक्ष्मी, मिदत, अभिषेक, तुम लोग का आंसर मैंने गलत नहीं कहा। मैंने कहा इतने प्यारे बच्चे हैं, बच्चे मुझे इनडायरेक्टली आंसर बता रहे थे। चीटिंग नहीं करना चाहते ना एग्जाम में, तो वो ना मेरे को इनडायरेक्टली आंसर बताए। उन्होंने कहा भैया आंसर इसका डी हो सकता है। अब बाकी आप खुद सोच लो, इसको आप उल्टा कर लो तो ये बी हो जाएगा आंसर। तो वो लोग सही आंसर बोल रहे थे, वो मैं नहीं समझ पाया, समझे? आंसर सही बोल रहे थे तुम लोग, वो मैं नहीं समझ पाया, समझे? ओके, हाँ, वो वही बात है, तुम्हारी गलती नहीं है बच्चों, मेरी गलती है, माय फॉल्ट। एनीवेज, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट बच्चों, आप इसीलिए एसेट्स को कैटेगराइज करते हो क्योंकि आपका बिजनेस एक गोइंग कंसर्न बिजनेस है, मतलब इट विल गो अप टू इंफिनिटी। इट इज नॉट गोइंग टू बी एंडेड। तो बच्चों इसीलिए आप कुछ एसेट्स को बोलते हो अरे ये तो करंट एसेट है, इसको हम करंट एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, 1 साल के अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे ये नॉन करंट एसेट है, इसको मैं बिजनेस में पैसा कमाने के लिए यूज करूंगा। इसको मैं बिजनेस में फिक्स एसेट्स को पैसा कमाने के लिए यूज करूंगा, जैसे कि लैपटॉप, मॉनिटर, माइक, आईपैड, पैसा कमाने के लिए, कैमरा, पैसा कमाने के लिए यूज करूंगा बिजनेस में इसको मैं। तो ये बच्चों मेरा फिक्स एसेट है। ओके, तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है, इसीलिए पॉसिबल है। अगर आपका बिजनेस बंद होने वाला होता तो काहे का करंट, काहे का नॉन करंट, चुपचाप एसेट बोलो उसको। समझ रहे हो? अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न बिजनेस नहीं है तो आप काहे का किसी एसेट को बोल रहे हो करंट, काहे का बोल रहे हो नॉन करंट? आपका बिजनेस ही गोइंग कंसर्न नहीं, 10 महीने में बंद होने वाला है। सीजनल बिजनेस है आपका, सीजनल बिजनेस है, 6 महीने में, 8 महीने में बंद हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में जब आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं होता है जब आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं होता है तो आप किसी एसेट को करंट नॉन करंट वाला तामझाम नहीं करोगे। आप सिंपली बोलोगे एसेट, बात खत्म। वो ना करंट है ना नॉन करंट, क्योंकि आपका बिजनेस ही 10 महीने का है, तो काहे का करंट, काहे का नॉन करंट? समझ गए मेरी बात? तो याद रखना, आप अपने बिजनेस में एसेट्स को कैटेगराइज करते हो फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। क्लियर है बात? आगे बढ़ू? क्या ये बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ू? बोलो यस। चलो, omission of पैसे and showing the round figure in financial statement is based on, बताओ। तो अलग, ये तो इतना छोटा छोटा दिखता है, समझ ही नहीं आता है।
सब लोग आंसर नहीं दे रहे ना, सब आंसर नहीं देंगे तब तक आगे ही नहीं बढ़ूंगा। मैं दे रहा हूँ एग्जाम, तुमको देना एग्जाम, मेरे को देना एग्जाम तो मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ। फिर तुम लोग क्यों सॉल्व कर रहे हो? मैं ही कर लेता हूँ, खुद ही कर लेता हूँ मैं सॉल्व। फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ता हूँ, टिक करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, 10 मिनट में पूरा क्वेश्चन ही खत्म कर दूंगा मैं, पता है ना तुमको। यस, चलो तो बच्चों आंसर आ चुका है सबका, सबका आंसर आ चुका है। यस, omission of passage showing the round of figure is financial statement is based on conservatism principle. No. Consistency, no. Conservatism मतलब don't provide for anticipated profit but provide for anticipated gains. Consistency principle मतलब एक बार जो आप किसी मेथड को अडॉप्ट कर लो तो हर साल उसी को अप्लाई करो, अनटिल अनलेस लॉ की डिमांड ना हो या फिर बेटर प्रेजेंटेशन ना हो, उसी को अप्लाई करो। मटेरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि आपको उन चीजों का डिस्क्लोजर करना है जो कि आपके डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये बताओ 0.01 रुपीस क्या मेरी डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट कर सकता है? फटाफट से बताओ, 0.01 रुपीस क्या मेरे डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट कर सकता है? नहीं, बहुत छोटा अमाउंट है ये। तो राउंड ऑफ करके लिखना बच्चों मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आता है, क्योंकि इतना छोटा सा अमाउंट मटेरियल नहीं है आपके लिए, इतना छोटा सा अमाउंट आपके लिए मटेरियल नहीं है। तो ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है इसका आंसर। ठीक है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं होता है, मतलब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, सॉरी, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है बच्चों कि आप पैसे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप रुपए पे ध्यान दे रहे हो, 10 रुपए पे ध्यान दे रहे हो, 10 रुपए 20 पैसे, तो 20 पैसे को आप राउंड ऑफ कर दियो, ठीक है, 20 पैसे को आपने राउंड ऑफ कर दिया। ओके, तो इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस, चलो नेक्स्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हो फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग विच प्रिंसिपल? बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप 1 साल के लिए बनाते हो, किस बात का ध्यान में रख के बनाते हो? चलो जल्दी जल्दी बता दो, मजा आ जाएगा, जल्दी जल्दी बता दो। जैसे तुम यहां आंसर दे रहे हो वैसे ही आंसर तुम एग्जाम में देके आने वाले हो, तो जस्ट सोच लो कितना मार्क्स मिलेगा तुमको, ठीक है, उस हिसाब से आंसर दो, ठीक है। कंसिस्टेंसी, नो, कंसिस्टेंसी तो बोलता है कि एक बार जो आपने तरीका अपना लिया अकाउंटिंग का, आप उसी को हर साल अप्लाई करो, ठीक है। कंजर्वेटिज्म तो वो बोलता है और प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बच्चों, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप एक फिक्स पीरियड डिसाइड कर लो कि हर इतने दिन में आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन निकालोगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब पीएनएल अकाउंट और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। तो आप हर इतने पीरियड में अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करोगे, ये बोलता है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस। नेक्स्ट बच्चों, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? क्या रिप्रेजेंट करता है नॉमिनल अकाउंट? प्रॉफिट एंड गेन, लॉस एंड एक्सपेंस, नन, बोथ ए और बी? बताओ। नॉमिनल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरी वेरी गुड, नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है बोथ ए और बी। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इट रिप्रेजेंट्स बोथ। ओके, इट रिप्रेजेंट्स बोथ। चलो नेक्स्ट बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है? एसबीआई, एसबीआई इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, योर बैंक अकाउंट बेसिकली। Dash concept assume that infinite life of an organization can be split into smaller periods of equal duration. ये तो आया था फाउंडेशन के एग्जाम में। यस, तो ये पीवाईक्यू में आया होगा, अभी पीवाईक्यूज भी आएंगे। ये देखो यहां से पीवाईक्यू स्टार्ट हो जाएगा। चलो बताओ, कौन सा कॉन्सेप्ट एज्यूम करता है कि बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, टुकड़ों में बांट देंगे, टुकड़ों में बांट देंगे। चलो मेरे को आंसर दिख नहीं रहा, एक बार और दे दो आंसर, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया, वो सब मिक्स हो गया, चैट बॉक्स में नहीं देख रहा था मैं। फिर से बता दो,
कौन सा कॉन्सेप्ट? ABCDEFGHI। यस, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड यानी कि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपकी इनफाइनाइट लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और प्रॉफिट निकालते रहो समय के अनुसार। अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे प्रेजेंट किया जाता है बताओ? अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे प्रेजेंट किया जाता है बताओ? अब बताओ ना आंसर, अब मैं देख रहा हूं चैट की तरफ। अरे भाई आंसर बताना है, एबीसीडी, अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बताना है चैट बॉक्स में। बहुत बेसिक बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है पूछ रहा है। इससे आसान क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तुमको? व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? इसको भी गलत दोगे तो क्या ही फायदा जीवन में। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। याद है किसी को कि भूल गए? याद है या भूल गए? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो बस बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो डी हो गया इसका आंसर। डी हो गया इसका आंसर। ओके, चलो अब जितने बच्चों को सदमा लगा है एक बार बी और सी ऑप्शन भी देख लो ध्यान से, तो उस सदमे से बाहर आने का मौका मिलेगा तुमको। ए वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, जिन लोग ए बोल रहे थे आंसर, एक बार बाकी के दोनों ऑप्शन भी देख लो। आउट ऑफ सिलेबस हो गया, वाह कुछ भी। Break the accounting equation into smaller parts. You will get the answer. हो गया, समझ गए? समझ गए? सी वाला एक बार बता दो। बिल्कुल, सी वाला कुछ ऐसा है कि ये जो तुमने एक्सपेंस यहाँ, पहले बी वाला समझो तो सी वाला समझ में आ जाएगा। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी एज इट इज है, पर बच्चों इक्विटी यानी कि कैपिटल के जगह, क्या हम कैपिटल में, एक बात बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनाते थे तब तुमने कैपिटल में रेवेन्यूज यानी कि इनकम को प्लस, और अगर खर्चे हो रहे हैं तो माइनस, एक्स इनकम माइनस एक्सपेंस यानी कि प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंस यानी कि प्रॉफिट। तो क्या हम कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करते थे? हाँ। और क्या हम कैपिटल में ड्राइंग्स को माइनस करते थे? हाँ। यस। और बच्चों एक बार अगर तुम जरा ध्यान से देखो तो बी और सी तो सेम ही है। एक्सपेंस यहां माइनस में था, इधर आके प्लस हो गया। ड्राइंग्स यहां पर माइनस में था, इधर आके प्लस हो गया। तो बी और सी ऑप्शन बेसिकली सेम है, राइट? तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का शॉर्टर वर्जन है, ये लॉन्गर वर्जन है, फैला के दिया है। ओके, यस। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों, अब यहां से देखो आपका पीवाईक्यू स्टार्ट हो गया है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई कवर्ड फ्रॉम जून 2016, तो अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। देखो, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स एसेट एट कॉस्ट इंश्योर एडहेरेंस टू डैश कॉन्सेप्ट। बच्चों फिक्स एसेट्स को आप जो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो वो कौन से कॉन्सेप्ट के तहत रिकॉर्ड करते हो? कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करके आप फिक्स एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो?
आंसर देना है। ओके बेटा, हर क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क्स दांव पे लगे हैं। हर क्वेश्चन के पीछे आंसर देना पड़ेगा। ओके तो बच्चों, कंजर्वेटिज्म नो, गोइंग कंसर्न नो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट याद है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, when the asset is purchased it is going to be recorded on cost at the acquisition price। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसको शॉर्ट में आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। ओके यस। नेक्स्ट, अकाउंटिंग बच्चों क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्लियर है? यस। एक्सपेंसेस अकाउंटिंग पीरियड का बच्चों हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हैं। आपको दिखाना चाहता हूं सब कुछ पीवाईक्यू में आ चुका है, जो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है, जो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है पीवाईक्यू में आ चुके हैं। ओके यस, ओमकार दिख रहा है, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बच्चों, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर से क्या होगा? क्रेडिटर का अमाउंट डिक्रीज होने से क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। वेरी वेरी गुड भैया, क्रेडिटर का अमाउंट कम हुआ मतलब हमने पेमेंट की, पेमेंट की मतलब कैश कम हुआ, कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ। भैया क्रेडिटर का अमाउंट कम हुआ मतलब हमारा पैसा हमने पे किया क्रेडिटर को, क्रेडिटर को हमने पैसा कम किया दिया है, तो उससे हमारा कैश कम होगा, उससे हमारा कैश कम होगा। फिर भी कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया है। क्यों गलत आंसर दिया भाई? इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको भी तुम गलत करके आओगे क्या? जल्दी जल्दी बताओ। अभी तो तुम लोग घर में आराम से पैर फैला के ऐसे मोबाइल रख के, आहा क्या जीवन है, मस्त कूलर में बैठे हो, मजे कर रहे हो। एग्जाम हॉल में तो पंखा चलते रहेगा, वो भी 2 के स्पीड में, गर्मी लगती रहेगी, 3 घंटे का टाइमर चलता रहेगा तुम्हारे ऊपर, टिक 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 टिक। इतने प्रेशर में तो फिर कितनी गड़बड़ी करोगे, सोच के देखो एक बार। इतने प्रेशर में, गर्मी में है बच्चे तुम्हारा एग्जाम। अच्छा कुछ बच्चे होंगे जो देख रहे हो, अरे भैया हमारा एग्जाम तो ठंड में है। अच्छा ठीक है, ठंड वाले बच्चे नहीं, पर गर्मी वाले बच्चों से बोल रहा हूँ। गर्मी में तुम्हारा एग्जाम है, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट। अब बच्चों ये सब पीवाईक्यू में था, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बार बार आया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग? इनमें से कौन सा कैरेक्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है? ओके तो चलो बच्चों, इवैल्यूएट करना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द होल बिजनेस, ये तो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बेसिस पे रिकॉर्ड करना, ये भी है। अब पॉइंट नंबर सी में ना एक वर्ड दिक्कत वाला है, क्या? ऑलवेज। बोल रहा है कि रिपोर्ट्स आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू ऑडिट। ऑडिट मतलब क्या होता है? सीए जाके तुम्हारे बिजनेस के फाइनेंशियल अकाउंटिंग को चेक करता है कि तुमने सही से काम किया है कि नहीं किया। तो बच्चों ये बात तो गलत है, ऑलवेज सब्जेक्टेड टू ऑडिट होता नहीं, उसकी लिमिट है, उसकी लिमिट है, वो लिमिट क्रॉस करोगे तब आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ता है।
लेकिन पॉइंट नंबर 4 उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पॉइंट नंबर 4 उससे भी ज्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट्स आर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मेरे को एक बात बताओ, मैनेजमेंट जैसा चाहेगी वैसा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनता है क्या? अच्छा, रियल लाइफ में तो बनता है, पर बताओ एथिकली पूछ रहा हूं कि मतलब जैसा मैनेजमेंट चाहे, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग वैसी बनाई जाएगी या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा या मैनेजमेंट की मर्जी के हिसाब से बनाया जाएगा? बोलो, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाएगा कि रूल्स के हिसाब से बनाया जाएगा? रूल्स के हिसाब से बनाया जाएगा। ओके, ठीक है, रूल्स के हिसाब से बनाया जाएगा। हालांकि तुम लोगों को पता है ना, देयर इज अ ड्रॉबैक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कि क्या है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? कि इसमें मैनेजमेंट की बायसनेस हो सकती है। ये देखो, it is not free from personal bias, personal judgment of the people dealing with it. For example, different people having different opinion regarding life of asset for calculating depreciation, provision for doubtful debt. अगर बच्चों मैनेजमेंट को ज्यादा डेप्रीसिएशन दिखाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो लोग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कम ले लेंगे। अगर उन लोग को कम डेप्रीसिएशन दिखाना है, प्रॉफिट इन्फ्लेट करना है, तो उन लोग बोलेंगे नहीं हमारी एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 20 साल है, उससे कम डेप्रीसिएशन आएगा। तो पर्सनल बायसनेस है इज द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पर्सनल बायसनेस इज द लिमिटेशन। ये देखो, जैसे तुम लोग शॉक हो गए, ये भी शॉक हो गई, ओ माय गॉड ये क्या बता रहे हो आप? हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पर्सनल बायसनेस। इसलिए तो इनकम टैक्स रूल जो है उन्होंने फिक्स डेप्रीसिएशन के रेट्स वगैरह बता के रखे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम फ्री छोड़ दे सबको तो सब अपने हिसाब से प्रॉफिट दिखाएंगे, मैनिपुलेट कर देंगे। ठीक है, मैनिपुलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। देखो, अकाउंटिंग का जो एक लिमिटेशन है वो ये भी है कि इट मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, दैट इज मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग टू प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ बिजनेस फर्म एज कंपेयर टू इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो बच्चों, मैनिपुलेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पॉसिबल है। आप अपने हिसाब से आड़ी तिरछी अजम्पशन लेके अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। और क्या लिमिटेशन है? हिस्टोरिकल है बच्चों इन नेचर, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वर्थ ऑफ द बिजनेस, मोर ओवर फिगर गिवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। बच्चों, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। वो क्या बोलता है कि आपको अपनी फिक्स एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। अब मान लो आपने अपने आईपैड को, मैंने अपने आईपैड को 1 लाख रुपीज में रिकॉर्ड करके रखा है अपनी बुक्स में, आज के डेट में इसकी वैल्यू 20,000 रुपए है। तो बताओ क्या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की सही है? नहीं है, क्योंकि करंट प्राइस लेवल तो 20,000 है ना। इससे बेटर आईपैड आ चुके हैं मार्केट में, तो मेरे आईपैड की वैल्यू आज 20,000 रुपए है, पर भाई 1 लाख दिख रहा है मेरे बुक्स में। तो ये भी एक लिमिटेशन है। It contains only those information which can be expressed in terms of money. It ignore qualitative elements such as efficiency of management, quality of staff, customer satisfaction, etc. मेरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो मेरा प्रॉफिट दिखेगा वो सिर्फ मॉनेटरी बेसिस पे दिखेगा, सिर्फ मॉनेटरी बेसिस पे। तो ये दिखेगा बच्चों कि मैं चिल्लर 10 लाख रुपए कमा रहा हूं साल का, समझ रहे हो? मैं 10 लाख रुपए साल का कमा रहा हूं, तुमको ये दिखेगा। इन्वेस्टर को ये नहीं दिखेगा कि मैं जो 10 लाख रुपए कमा रहा हूं उसमें जो मैं 200 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, वो 200 बच्चों में से मेजॉरिटी बच्चे एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, कुछ बच्चे रैंक भी ला रहे हैं। तो क्वालिटी है कि नहीं है बच्चों, ये बताओ। इन्वेस्टर देख रहा है अरे ये तो 10 लाख रुपए कमा रहा है, बस क्यों? क्योंकि मार्केटिंग टीम नहीं बैठी है, कॉलिंग टीम नहीं बैठी, कॉल कर करके बोल नहीं रहे क्लास खरीदो क्लास खरीदो क्लास खरीदो, ये वाला काम हम करते नहीं है। तो जो बच्चे अपनी इच्छा से आते हैं कि भैया क्लास दे दो, उनको क्लास दे दी जाती है। तो स्टूडेंट बेस उतना नहीं है, पर जितना है क्वालिटेटिव है। तो समझ रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ड्रॉबैक है, क्वालिटी नहीं दिखाएगा, क्वालिटी नहीं दिखाएगा, सिर्फ रुपीस के टर्म्स में बात करेगा। इट इज बेस्ड ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट कन्वेंशन विच में हैम्पर द डिस्क्लोजर ऑफ रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल, एसेट इन बैलेंस शीट आर शोन एट कॉस्ट नॉट एट मार्केट वैल्यू विच कुड बी रियलाइज्ड ऑन देयर सेल। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है बच्चों। दूसरी बात, तुम लोग ये भी सोचो, कई सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऐसे भी हैं जो एक दूसरे को ही काटते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। कैसे? मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म बोलता है प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स, राइट? प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स।
अब बताओ, उस हिसाब से तो मेरे को अपने आईपैड को 20,000 में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, है ना? एंटीसिपेटेड गेन है ना कि मेरे आईपैड की वैल्यू 1 लाख नहीं 80,000 है, सॉरी 80,000 कम है, 20,000 है। तो प्रूडेंस वहां लड़ाई कर रहे हैं, प्रूडेंस वहां लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं तुम उसको 20,000 में दिखाओ ना, एंटीसिपेटेड लॉस रिकॉर्ड कर लो। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं। फिक्स एसेट को आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, फिक्स एसेट को आप कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करो। तो देख रहे हो, दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या तुमने पढ़ा है? फुल डिस्क्लोजर। सारे बच्चे बताओ फटाफट से, क्या तुमने एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है? फुल डिस्क्लोजर। क्या बोलता है फुल डिस्क्लोजर? फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि अपनी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि अपनी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो। अच्छा, फिर तुमने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी बोलता है कि सिर्फ वही चीजें डिस्क्लोज करो जो मटेरियल है, जो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट कर सकती है। तो ये दोनों भी लड़ रहे हैं आपस में, ये दोनों भी लड़ने लग गए आपस में। फुल डिस्क्लोजर बोल रहा है सब दिखाओ, मटेरियलिटी बोल रहा है सिर्फ वो दिखाओ जो तुम्हारे डिसीजन को इंपैक्ट कर सकता है। समझ रहे हो? तो बच्चों इसीलिए देयर इज सम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आर देयर। ओके, चलो, तो इसका आंसर बच्चों डी ज्यादा बेटर है ना? हालांकि कंपलसरी स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कराना होता है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप नहीं बनाओगे। दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, ये देखो, ये है फंक्शंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो ऑफ अकाउंटिंग। आइडेंटिफाई करना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को, मेजरमेंट करना आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई समराइज करना, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालना, एनालाइज और इंटरप्रेट करना रिजल्ट को, और फिर डिसीजन मेकिंग के लिए इसको यूज करना, और फाइनली जो भी आप पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओगे उसको इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के साथ शेयर करना। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होता है, सब फिर ये देखो, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इंटरनल यूजर कौन कौन है? ओनर, मालिक या फिर पार्टनर बिजनेस का, आपकी मैनेजमेंट जो बिजनेस को चला रही है, और आपके इंप्लॉइज, इन लोग इंटरनल यूजर्स है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के। एक्सटर्नल यूजर कौन कौन है बच्चों? जो इन्वेस्टर, जो बाहर का आदमी आपके बिजनेस में सिर्फ पैसा लगा के रखा है, आपके बिजनेस में आके काम नहीं करता, वो सिर्फ पैसा लगा के रखा है। जैसे मैंने अगर शेयर्स खरीद के रखे हैं शेयर मार्केट में, तो मैं इन्वेस्टर हूं, मैं इन्वेस्टर हूं, लेकिन मैं जाके रिलायंस कंपनी में काम नहीं कर रहा हूं, मैंने बस रिलायंस के शेयर खरीद के रखे हैं, तो मैं एक्सटर्नल यूजर हूं। वैसे ही क्रेडिटर, जिससे आप सामान खरीदते हो उधार में, गवर्नमेंट जिनको आपको टैक्स देना पड़ता है, और कस्टमर्स जिनसे जो आपसे सामान खरीदते हैं, ये सब है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हो सकता है एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल यूजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल यूजर, ऑड वन आउट का क्वेश्चन आ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है? ऑड वन आउट का भी आ सकता है। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट? बताओ इनमें से कौन सा अकाउंटिंग क्वेश्चन करेक्ट है बच्चों? बी। ओके, बी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इधर माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। फिक्स एसेट, करंट एसेट आप किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कैटेगराइज करते हो? गोइंग कंसर्न। क्या ये बात अब आपको याद हो गई है? क्या यह बात आपको याद हो गई है? गोइंग कंसर्न। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट। देख रहे हो, बार बार आ रहे क्वेश्चन, टाइम पास, बार बार आ रहा है, हर अटेम्प्ट में आ रहा है। Valuation procedure for stock is cost or net realizable value whichever is lower. The procedure follow as per. बच्चों आपकी जो स्टॉक होती है आप उसको कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो कम होता है उस पे दिखाते हो। आपकी जो स्टॉक होती है, स्टॉक जो आप बेचने के लिए रखे हो,
जो आपने बेचने के लिए रखा हुआ है, उसको आप कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, सेल वैल्यू जो होती है, उन दोनों में से विचएवर इज लोअर, जो कम है उस पे दिखाते हो। ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बताओ? ये बात किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? चलो जल्दी बताओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन, नहीं पूछ रहा हूं भाई मधुर, आंसर पूछ रहा हूं ABCD। चलो बताओ बताओ जल्दी बताओ। ढिंक चिका ढिंक चिका। चलो बी को छोड़ के A, C और D तीनों आंसर मिल गए मेरे को। A, C और D। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हिस्टोरिकल, कुछ बोल रहे हैं मनी मेजरमेंट, कुछ बोल रहे हैं कंजर्वेटिज्म। बच्चों आपका स्टॉक है 10,000 रुपए का कॉस्ट। आज अगर आप उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो आप वो 8,000 रुपए में ही बस बिक पाएगा। आपने चेक किया जाके, ऑब्सोलेंस हो गया। आज वो स्टॉक बस 8,000 रुपए में ही बिक पाएगा। तो आप उसको अपनी बुक्स में अब 8,000 रुपए में दिखा रहे हो, यानी कि आपने 2,000 रुपए का लॉस बुक कर लिया है। आपने बेचा नहीं है उस स्टॉक को, पर आपने मान लिया कि आपको 2,000 का लॉस हो गया। आपने मान लिया कि आपको 2,000 रुपए का लॉस हो गया है। इट इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। यू आर बीइंग सो कंजर्वेटिव कि यार मेरा 10,000 का आइटम अब 10,000 में नहीं बिकने वाला है, वो 8,000 में बिकने वाला है। 2,000 का लॉस मुझे हो चुका है, हो गया, ऐसा आपने मान लिया। तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। डी आंसर है। चलो सामने आ जाओ जो बच्चे ए और सी आंसर दिए थे। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बच्चों, प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड लॉस, प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड लॉस। ये एंटिसिपेटेड लॉस है ना। बताओ कि तुम्हारा स्टॉक अब उतने रेट में नहीं बिक पाएगा, कम में बिकेगा, तो ये एंटिसिपेटेड लॉस ही ना हुआ? फटाफट से बताओ, ये एंटिसिपेटेड लॉस हुआ कि नहीं हुआ? कौन है वो महान बच्चे जो ऐसा मैसेज कर रहे हैं? वही है वो महान बच्चे। आगे बढ़ो। When income recognized on cash basis और expenditure recognized on accrual basis। Oh my God, ये क्या बात हुई? बच्चों इनकम आप कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हो और एक्सपेंडिचर आप एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्या कहा जाता है इसको? आप दो मॉडल का कॉम्बो यूज कर रहे हो, कॉम्बो। इसको क्या कहा जाता है? सिस्टम को क्या कहा जाता है? इस सिस्टम को कहा जाता है हाइब्रिड। इस सिस्टम को कहा जाता है हाइब्रिड। और बच्चों ये हाइब्रिड सिस्टम कैसे बना गया? अगर मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछूं, एक स्टेप आगे आके, एक स्टेप आगे आके अगर मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि ये हाइब्रिड सिस्टम कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे बनाया गया है, तो तुम क्या बोलोगे? ये हाइब्रिड सिस्टम कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे बनाया गया है? क्या होगा तुम्हारा आंसर? कि आपकी जो इनकम है वो जब तक कैश नहीं मिल जाता आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, और आपके खर्चे आप एक्रूअल बेसिस पे ही रिकॉर्ड कर लेते हो। इनकम जब तक कैश हाथ में नहीं आ जाता तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते हो, माय गॉड। लेकिन खर्चे आप एक्रूअल बेसिस पे ही रिकॉर्ड कर लेते हो। तो ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल तुमको लग रहा है? फटाफट से बताओ, ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल तुमको हिट कर रहे हैं यहाँ पर? बेटा एक्रूअल और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूछ रहा हूं तुम लोग से कि कौन सा अकाउंटिंग। एक बात ध्यान में रखो, जब आप कैश और एक्रूअल दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हो उसको हाइब्रिड बोला जाता है। ठीक है, उसको हाइब्रिड बोला जाता है। ये हमारा आंसर था। मैं तुमसे एक स्टेप आगे आके एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो आप कारनामा कर रहे हो, क्या आप बोल रहे हो जब तक कैश नहीं मिल जाएगा तब तक इनकम रिकॉर्ड नहीं करूंगा, लेकिन खर्चों को मैं एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करूंगा? खर्चे मैं मान लिया कि मेरे खर्चे हो गए, मैंने मान लिया कि मेरे खर्चे हो गए, तो ये क्या लग रहा है तुमको? ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है अरे ये तो मैं हूं, अरे ये तो मैं हूं? कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। यस,
प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, कि आप अपनी इनकम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो जब तक पैसा नहीं मिल रहा है। जब तक पैसा नहीं मिल जा रहा है तब तक आप अपनी इनकम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, लेकिन खर्चे आप बिना एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर ले रहे हो। खर्चे आप एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर ले, तो बच्चों ये प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है। ठीक है, जब भी आप याद रखना, जब भी आप थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हो, इट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म ओनली। ओके, जब भी आप सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू प्ले सेफ, आप समझ जाना पक्का प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की बातें हो रही है। ओके, चलो आगे बढ़ो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग विच कॉन्सेप्ट? पीरियोडिसिटी। डैश इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। डैश इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। एक सेकंड ना, बताओ। यस, डैश इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिकॉर्डेड डेटा को एनालाइज करना और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो बच्चों एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तुमको लगता है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है अकाउंटिंग में? तुमको लगता है कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है अकाउंटिंग में? नो, इट इज समहाउ विंडो ड्रेस्ड, इट इज समहाउ मैनिपुलेटेड, इट इज समहाउ टू सम एक्सटेंट, भले 2% हो, मैनिपुलेटेड तो होता है। ठीक है, चलो। अकाउंटिंग साइकिल एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ। बच्चों अकाउंटिंग साइकिल कहां पर एंड होती है बताओ? ये देखो, अकाउंटिंग साइकिल कहां पर एंड होती है बताओ? सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग से लेकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, जर्नल में रिकॉर्ड करना, लेजर में पोस्टिंग करना, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करना, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करना, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर बुक्स को क्लोज करना, टेम्पररी अकाउंट्स को बंद करना, ड्राफ्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट इन द ऑर्डर, इनकम स्टेटमेंट बनाना, पीएनएल अकाउंट, रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि प्रॉफिट, और बैलेंस शीट बनाना जहां पर सारे रियल और पर्सनल अकाउंट्स आते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हालांकि तुमको बनाना नहीं है, लेकिन बता दूं कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है जहां पर आप बिजनेस के कैश इनफ्लो और आउटफ्लो लिखते हो। और भैया हम तो वो कैश बुक में लिखते हैं ना, नहीं, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिफरेंट। आपने अगर +2 लेवल में पढ़ा है तो वहां पर 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वहां पर आप अपने बिजनेस का अलग अलग हेड में दिखाते हो कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, तो वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, हालांकि तुमको बनाना नहीं है, पर बता रहा हूं इट इज द पार्ट ऑफ
फाइनल अकाउंट्स, ओके, यस। और अकाउंटिंग साइकिल इंश्योर एक्यूरेट कंसिस्टेंटली स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो बच्चों ये होती है आपकी अकाउंटिंग साइकिल। समझ में आ गया टॉपिक? ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, जर्नल में रिकॉर्ड करना, लेजर में पोस्टिंग करना, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाना, फाइनल अकाउंट्स में पीएनएल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। बोलो क्लियर है? बोलो। लैग तो नहीं हो रहा है, फ्रेम ड्रॉप भी नहीं हुआ है, होगा तो बताना ना। चलो, तो बताओ अकाउंटिंग साइकिल कहाँ खत्म हुई? जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, क्लोजिंग एंट्री रिकॉर्ड। कहाँ खत्म हुई अकाउंटिंग साइकिल तुम्हारी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से खत्म हो गई। ठीक है, यस। Which financial statement represent the accounting equation as asset is equal to liability plus owner equity? बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कौन सी वाली आइटम एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाला चीज फॉलो करता है? बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा आइटम? बैलेंस शीट। हाँ, बैलेंस शीट बनती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में बनती है बैलेंस शीट। ओके, ठीक है, इस फॉर्मेट में बनती है बैलेंस शीट। तो ये हो गया बैलेंस शीट इसका आंसर। चलो नेक्स्ट बताओ, डिटरमाइनिंग ऑफ एक्सपेंस, सॉरी, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन डैश कॉन्सेप्ट। चलो कितने बार, कितने बार? ओ, यहां पर ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। अब बताओ, determination of expenses for an accounting period is based on dash concept. If you don't have matching in the option, तो अब बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा? अगर आपके पास ऑप्शन में ही नहीं है मैचिंग प्रिंसिपल, तो क्या होगा बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव? बताओ। बच्चों कम ऑन, टाइमलीनेस और इंडस्ट्री प्रैक्टिस आंसर हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद ना कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो आंसर या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, क्योंकि सी और डी नाम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं अकाउंटिंग में। करेक्ट, सी और डी नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अकाउंटिंग के अंदर, तो सी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकता। पीरियोडिसिटी ऑब्वियसली, बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन लगानी पड़ेगी ना तुमको। अगर तुम्हारे फेवर का आंसर नहीं है ऑप्शन में, तो यू हैव टू यूज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, थोड़ा हाई बात कर दिया, कोई बात नहीं। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर से क्या होगा? डिक्रीज इन कैश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कौन से नेचर का अकाउंट है? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कौन से नेचर का अकाउंट है? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, यस बच्चों, इट इज एन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, है ना? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इज एन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, लो आ गया मैचिंग वापस, आ गया ना मैचिंग वापस। और कितना, मतलब समझ रहे हो तुम, किसी किसी अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट, किसी किसी अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट कितना टाइम पास ऑप्शन दिए, एक बार देखो एक बार। ऑब्जेक्टिविटी कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, मॉरलिटी कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, प्राइसिंग कोई प्रिंसिपल ही नहीं है भाई, ये सब तो कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। बोलो हाँ। तो कितना टाइम पास ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार देखो मुझे और बताओ, है कि नहीं? फटाफट से बताओ, इसमें भी तुम गलती करके आओगे तो सोचो। आवाज नहीं आ रही है? फटाफट से बताओ सारे बच्चे, क्या आवाज नहीं आ रही है? ऑल ओके, ऑल ओके, यस। चलो नेक्स्ट,
लॉन्ग टर्म एसेट विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट हैविंग अ वैल्यू आर नोन एज, बच्चों लॉन्ग टर्म एसेट विच डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, क्या होगा ये? Yes, भैया, it is known as intangible asset which cannot be seen or touched. Which cannot be seen or touched. Next, which of the following is the example of personal account? इनमें से कौन सा बच्चों पर्सनल अकाउंट है? बताओ, इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट है? एब्सोल्युटली करेक्ट, वन साइडेड करेक्ट आंसर। क्रेडिटर इज अ पर्सनल अकाउंट, ये रियल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। गोइंग कंसर्न, पीरियोडिसिटी, मनी मेजरमेंट, क्या करूं? देखो ना, आ रहा एग्जाम में, कुछ कर सकता हूं क्या मैं? छाटते रहो क्या बैठ के, या यहीं पर लिखते रहो क्या, जून स्लैश दिसंबर स्लैश ये स्लैश? नहीं हो पाएगा मेरे से इतना, लिख दिया मैं दिखाने के लिए तुम लोग को, देख लो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं हटा भी नहीं सकता ना, तुम लोग समझ रहे हो, एमसीक्यू नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता? तुमको वेटेज कैसे पता चलेगा कौन से अटेम्प्ट में कितना क्वेश्चन आ रहा है? वेटेज कैसे पता चलेगा? तो एमसीक्यू नहीं हटा सकता, समझ रहे हो? आई एम नॉट एबल टू रिमूव एमसीक्यू एंड डू लाइक दिस, जून स्लैश दिसंबर स्लैश ये स्लैश। बड़े क्वेश्चन में जैसे मैंने लिखा था वैसा मैं यहाँ कर नहीं सकता था, तो ठीक है भाई, देखो सहना पड़ेगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ विच कॉन्सेप्ट? बताओ, कौन से कॉन्सेप्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन है ये? हाँ, यस यस ओमकार। और मजा आ गया था भाई, और बहुत सारे बच्चे ग्रुप 2 का एग्जाम क्लियर किए इस ये वाले अटेम्प्ट में। एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट तो अच्छे खासे बहुत सारे थे, ग्रुप 2 में भर भर के एग्जामिशन रैंक वैंक सब आया था। यस, डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी कॉन्सेप्ट बच्चों, डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी कॉन्सेप्ट। इवन जब मैं तुमको अकाउंटिंग के क्वेश्चन पढ़ा भी रहा था, मैंने तुमको बार बार बोला था डुअल एस्पेक्ट फॉलो हो रहा है, डुअल एस्पेक्ट फॉलो हो रहा है, राइट? नेक्स्ट, economic life of an entity is artificially split into small equal time interval according to the concept of periodicity. बोलो हाँ। Which of the following is not a framework of accounting? Which of the following is not the framework of accounting? भैया बट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क होता क्या है बाद में पढ़ाऊंगा, अभी बस नाम पढ़ लो। 4 फ्रेमवर्क होते हैं बच्चों अकाउंटिंग के, कॉन्सेप्चुअल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटरी। आज मूड में नहीं हूं पढ़ाने का, तो जब मन करेगा तब पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्चुअल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, रेगुलेटरी। इंटर लेवल पे थ्योरी में भी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है? तो 4 होते हैं बच्चों, पढ़ लो, कॉन्सेप्चुअल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, रेगुलेटरी। 4 फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, सब कुछ नोट्स में है आपके। तो बच्चों सोशल नहीं है इसमें, कॉन्सेप्चुअल है, लीगल है, इंस्टीट्यूशनल है, रेगुलेटरी है, सोशल नहीं है। ओके, क्लियर है बात सबको? फटाफट से बता दो। ओके, नेक्स्ट, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग में कितने पिलर है? अभी तो देखे 4, अभी तो पढ़े 4। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट? इनमें से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है? तो सी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ठीक है? नेक्स्ट, एन एसेट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस इज नोन एज डैश एसेट। बच्चों जिस एसेट का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? इनटैंजिबल का उल्टा, टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? इनमें इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव है? बताओ, बेसिक बेसिक। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, ऑपरेटिंग रिजल्ट का पता लगाना, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, ऑल ऑफ दिस। इसी के साथ बच्चों आपके सारे PYQs होते हैं समाप्त। ना 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 ना, सारे PYQ बच्चों होते हैं यहाँ पर समाप्त। ओके, फटाफट से बताओ। तो मुझे एक बात बताओ, PYQs अब तुम देख लो तुमने कितनी गड़बड़ी की है, कितना तुमने सही किया है, कितना तुमने गलत किया है, एज फार एज बेसिक्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर कंसर्न। ओके, तो ये तुम्हारे PYQs थे बच्चों। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से यहां से कंटिन्यू करेंगे। कहां से? यहां से। अच्छा, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, पर इसके अंदर इंटरमीडिएट के भी PYQs कवर्ड है सारे। ये मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया है,
कि मैंने इंटर के पीवाईक्यूज इसी में डाल दिए हैं बीच बीच में, तुमको फील भी नहीं होगा और तुम इंटर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे साथ साथ में। इंटर के एमटीपी भी कवर्ड है, इंटर के पीवाईक्यूज भी कवर्ड है। ओ माय गॉड, यस, ठीक है, मजा आया, 95% करेक्शन है। ओके ठीक है बच्चों, मजा आया? बताओ आज के सेशन में, आज हमारा पहला एमसीक्यू सेशन था, फटाफट से बताओ, आज हमारा पहला एमसीक्यू सेशन था, क्या आपको मजा आया? क्या आपको लगा अरे यार एमसीक्यू तो बन रहे हैं, या आपको ऐसा लगा कि यार एमसीक्यू को हमने हल्के में लिया था, हमसे कुछ गलतियां हो रही है जो नहीं होनी चाहिए? कुछ लोगों को ऐसा भी लगा होगा यार एमसीक्यू को तो हमने हल्के में ले लिया, 2 मार्क्स में आता है, कुछ गलतियां हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए बच्चों आप सिंसियरली एमसीक्यू बैंक में अच्छे से सॉल्व कर लो। आपने खुद देखा है इंस्टीट्यूट बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछती है, तो कम से कम मान के चलो 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही रिपीट हो जाएगा। टॉपिक वाइज बता रहा हूँ, 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही रिपीट हो जाएगा मान लो, समझ रहे हो? ओके ठीक है बच्चों, चलो तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा बेसिक्स का एमसीक्यू सेशन। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।